प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब संधि प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने संधि की परिभाषा लिखी, संधि का अर्थ लिखा। तो संधि का अर्थ होता है मेल, और मेल किनका? दो अक्षरों का। तो संधि में दो अक्षरों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है। फिर उसके बाद में संधि की परिभाषा तो लिखी थी वर्ण संध्या नाम संधि। यहाँ दो अक्षरों के पास पास आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद में संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अचसंधि के नाम से भी जाना जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जाना जाता है, और विसर्ग संधि विसर्ग पर आधारित होती है। तो सबसे पहले हमने स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, इनके क्या क्या नियम होते हैं और किस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए, उनके आधार पर हमने स्वर संधि को पूर्ण किया। उसके बाद में दूसरा हमारा टॉपिक के रूप में व्यंजन संधि था। तो व्यंजन संधि की सबसे पहले हमने परिभाषा लिखी। परिभाषा के बाद में संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 5 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जाना। फिर व्यंजन संधि के हमने 2 भेद पढ़े थे। एक का नाम सचुत्व संधि था और एक का नाम सटुत्व संधि था। तो सबसे पहले सचुत्व संधि का हमने नियम लिखा था कि स या तय वर्ग यानी तय थ थ न के बाद स या च वर्ग आए तो स का स तथा तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। फिर हमने कुछ उदाहरण लिखे। उसके बाद में पढ़ा था सटुत्व संधि। सटुत्व संधि में हमने लिखा था कि स या तय वर्ग के पहले या बाद स या ट वर्ग आए तो स का स तथा तय वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज व्यंजन संधि का जो तीसरा भेद है, जिसका नाम जसत्व संधि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जसत्व संधि का एक सूत्र है जलाम जसो अन्त्य। फिर उसका नियम लिखा गया है वर्गों के प्रथम अक्षर, यानी 5 वर्ग होते हैं और इन 5 वर्गों के प्रथम अक्षर जैसे क वर्ग का प्रथम अक्षर क, च वर्ग का प्रथम अक्षर च, ट वर्ग का प्रथम अक्षर ट और त वर्ग का प्रथम अक्षर त और प वर्ग का प्रथम अक्षर प। तो वर्गों के प्रथम अक्षर क, च, ट, त और प के बाद वर्गों के अंतिम अक्षर यानी इन्हीं 5 वर्गों के अंतिम अक्षर अंतस्थ व्यंजन को छोड़कर, यानी इनको छोड़ना है, कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी वर्गों के प्रथम अक्षर अर्थात धन के निशान के पहले वर्गों के प्रथम अक्षरों में से कोई भी एक वर्ण, उसके बाद में वर्गों के अंतिम अक्षर और य र ल व और एक ऊष्म व्यंजन है को छोड़कर ये नहीं होने चाहिए। इनके अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यदि सामने यदि कोई स्वर होता है तो इसका जो तीसरा अक्षर बनता है वो पूर्ण हो जाता है और स्वर में समा जाता है, और यदि दोनों आपस में व्यंजन के रूप में है तो बनने वाला जो अक्षर होता है वो आधा हो जाता है। जैसे लिखा है हमने, एक संधि विच्छेद पद है वाक धन इस है।
तो सबसे पहले धन के निशान के पहले क लिखा हुआ है, तो क वर्ग का प्रथम अक्षर है। उसके बाद में ई, तो ई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम अक्षर और अंतस्थ व्यंजनों में से नहीं है, तो क का तीसरा हो जाएगा ग, यानी क, ख, ग। अगर सामने व्यंजन होता तो ग आधा हो जाता, लेकिन सामने ई स्वर है तो ग का हलंत हट जाएगा और ई की मात्रा इसमें समा जाएगी, तो ये बन जाएगा गी। जब मिलाएंगे तो बन गया वागीश। ऐसे ही जगत प्लस ईस, तो तय है जो वर्ग का प्रथम अक्षर है, उसके बाद में ई है, तो तय का तीसरा हो जाएगा द, तो ये बन जाएगा जगदीश। ऐसे ही दिक प्लस गज, तो क है, उसके बाद में ग है, लेकिन ग व्यंजन है तो क का तीसरा अक्षर तो ग हो जाएगा, लेकिन सामने व्यंजन होने के कारण ग आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दिग्गज। उसके बाद में है दिक प्लस अम्बर, तो क का तीसरा ग, सामने ऐश्वर है तो ग पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा दिगंबर। ऐसे ही अच प्लस अंत बराबर अजंत, ऐसे ही सुप प्लस अंत बराबर सुबंत। चौथा भेद है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार, यानी अनुस्वार संधि और उसका सूत्र है मो अनुस्वार। इसके भी दो नियम हैं, उनमें से पहला नियम है यदि हलंत मय के बाद कोई भी व्यंजन आए तो मय अनुस्वार में बदल जाता है, यानी यदि पहले वाले टुकड़े में हलंत मय हो और उसके बाद में 33 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आए तो ये मय अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे हरिम प्लस वंदे, संधि विच्छेद युक्त पद है। अब इसका हरिम प्लस के निशान के पहले मैं है, मैं हलंत है, उसके बाद में वह है तो वह व्यंजन है, तो ये मैं अनुस्वार में बदल जाएगा और ये बन जाएगा हरिम वंदे। ऐसे ही ग्रहम प्लस गस्ती, तो मैं उसके बाद में ग व्यंजन है तो ये मैं अनुस्वार में बदल जाएगा ग्रहम गच्छते। उसके बाद में सत्यम प्लस वद, तो मैं है, उसके बाद में वह व्यंजन है तो यह अनुस्वार में बदल जाएगा सत्यम वद। ऐसे ही त्वम पटसी, तो ये मैं है, उसके बाद में प है, प व्यंजन है तो ये भी अनुस्वार में बदल जाएगा, तो त्वम पटसी। उसके बाद में जैसे हरिम वंदे, ग्रहम गस्ती, सत्यम वद, त्वम पटसी, इनके अलावा इस प्रकार से कुछ और भी लिखा हुआ हो और हमें कहे इसका संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखो, तो इस अनुस्वार को नीचे हलंत मय के रूप में लिख दो और उसके बाद में उसके अंदर अनुस्वार संधि हो जाती है। उसके बाद में इसका दूसरा नियम है यदि हलंत मय के बाद कोई भी स्वर आए तो मय का हलंत हट जाता है और स्वर में समा जाता है, यानी हलंत मय के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो मय अनुस्वार में बदल जाता है और मय के बाद में यदि कोई स्वर आए तो मय का हलंत हट जाता है और स्वर में समा जाता है। जैसे सम प्लस आचार्य, तो हलंत मय के बाद में आ स्वर है तो इस मय का हलंत हट जाएगा, सामने आ है, आ इसके अंदर समा जाएगा तो बन जाएगा समाचार्य। ऐसे है रामम प्लस या धन अवदत, तो ये बन जाएगा रामम अवदत। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि के ये चारों भेद पूर्ण होते हैं और उसके बाद में आज आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो सबसे पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा, जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है या उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग संधि में जो भी परिवर्तन होता है वह हमेशा विसर्ग के स्थान पर होता है।
मुख्य रूप से विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं और मुख्य रूप से विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं। और भी होते हैं इसके, लेकिन मुख्य रूप से यानी पाठ्यक्रम में 3 ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इन 3 के बारे में पढ़ते हैं। पहला है उत्व विसर्ग संधि, दूसरा सत्व विसर्ग संधि और तीसरा ऋत्व विसर्ग संधि। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है और ऋत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। फिर उनको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए उनके जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्व विसर्ग संधि। इसके 2 नियम हैं। इनमें से पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले भी ए आए और विसर्ग के बाद भी ए आए तो पहले वाले ए और विसर्ग का ओ हो जाता है तथा दूसरे वाले ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। यानी यदि विसर्ग के पहले भी ए आए और विसर्ग के बाद भी ए आए तो पहले वाले ए और विसर्ग का तो ओ हो जाता है और दूसरे वाले ए के स्थान पर ये एस का सा निशान जिसे अवग्रह चिन्ह कहा जाता है, जब इसका उच्चारण किया जाता है तो ए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे प्लस का निशान है, उसके पहले विसर्ग है, उसके पहले ए और उसके बाद में भी ए, तो पहले वाले ए और विसर्ग का ओ हो जाएगा और दूसरे वाले के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। जैसे रामः प्लस ए वदत्, संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले विसर्ग के पहले देखा तो ए है, उसके बाद में भी ए है, तो पहले ए और विसर्ग का ओ हो जाएगा और दूसरे वाले के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो ये बन जाएगा रामो ए वदत्। इसी प्रकार से क है प्लस अपि, तो विसर्ग है, क में ए है, बीच में धन का निशान है, उसके बाद में ए है, तो ए और विसर्ग का ओ हो जाएगा और दूसरे वाले के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो बन गया को अपि। ऐसे ही राम है प्लस अयम, तो मैं में ए, उसके बाद में विसर्ग है, फिर धन का निशान है, फिर ए है, तो पहले वाले ए और विसर्ग का ओ हो गया और दूसरे वाले के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो गया, बीच में से धन के निशान को हटा दिया तो रामो अयम बन गया। इसी का दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए आए और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और है आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। तो ए प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, अर्थात गुणादेश यानी गुण संधि का नियम लागू हो जाता है। यानी पहला नियम तो ये था हमारा कि यदि विसर्ग के पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो पहले वाले ए और विसर्ग का तो ओ हो जाता है, दूसरे वाले के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। लेकिन इसी का दूसरा नियम यह है कि यदि विसर्ग के पहले तो ए आए और बाद में ए को छोड़कर यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और एक ऊष्म व्यंजन है आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। फिर ए प्लस उ तो ओ बन गया, अर्थात गुणादेश यानी गुण संधि का नियम लागू हो गया। जैसे मनः है प्लस हर, तो सबसे पहले विसर्ग और विसर्ग के पहले ए है, उसके बाद में धन का निशान है, धन के निशान के बाद में है, तो ये विसर्ग का उ हो जाएगा। फिर ए प्लस ओ में बदल जाएगा तो ये बन जाएगा मनोहर है। ऐसे ही यस प्लस दा, तो विसर्ग के पहले ए है, उसके बाद में द है, तो विसर्ग का उ हो जाएगा। फिर ए प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा तो ये बन गया यशोदा।
ऐसे ही शिव है प्लस वंदे, तो ये बन जाएगा शिवो वंदे। ऐसे ही नमः है प्लस नमः है, तो पहले प्लस के निशान के पहले विसर्ग है, उसके पहले ए है और उसके बाद में न है, तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा, तो ए प्लस ऊ बराबर ओ बन जाएगा, अर्थात गुण संधि का नियम लागू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नमो नमः। तो उत्व विसर्ग संधि के दो नियम थे। पहला नियम, यदि विसर्ग के पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो पहले वाले ए और विसर्ग का ओ हो जाता है, दूसरे वाले ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। इसी का दूसरा नियम था कि मान लो विसर्ग के पहले तो ए हो, लेकिन विसर्ग के बाद में ए न होकर यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, रे, ले, व, है आए तो विसर्ग का यानी इन दो बिंदुओं का ऊ हो जाता है, तो ए प्लस ऊ बराबर ओ बन जाता है, अर्थात गुण संधि का नियम लागू हो जाता है, जिसे गुणादेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्व विसर्ग संधि के दो नियम थे। अब अगला है सत्व संधि। सत्व विसर्ग संधि या सत्व संधि, इसके भी दो नियम हैं। इनमें से पहला नियम देखो, यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट ठ आए तो विसर्ग का स हो जाता है, और यदि विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। यानी हमारे तीन स होते हैं, तो उनके नियम के बारे में बताया है कि पहले विसर्ग हो और उसके बाद में यदि च छ से यदि कोई पद प्रारंभ होता है तो विसर्ग के स्थान पर ये स हो जाता है, और विसर्ग के बाद में यदि ट ठ हो तो ये स हो जाता है, और विसर्ग के बाद में त थ हो तो ये स हो जाता है। जैसे राम है प्लस च, तो पहले विसर्ग है, उसके बाद में च है, तो च है तो विसर्ग के स्थान पर पहला स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रामस च। ऐसे ही विष्णु है प्लस त्राता, तो पहले विसर्ग है, उसके बाद में त्र है तो ये स बन जाएगा, लेकिन पता ये चल रहा है कि तैत है तो है ही नहीं, तो त्रय संयुक्ता अक्षर है जो तय और रे से बनता है, तो ये बन जाएगा विष्णु त्राता। ऐसे ही धनु है प्लस टंकार है, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में ट है तो ये से हो जाएगा, और ये बन जाएगा धनुष टंकार है। इसका दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद स आए, यानी तीन स होते हैं, और यदि विसर्ग के बाद में ये तीनों स में से कोई भी एक स आ जाए तो क्या करें। तो यदि विसर्ग के बाद स आए तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है, यानी जो स है उसी को विकल्प मान लेते हैं और विसर्ग के स्थान पर लिख दिया जाता है, और यह हलंत होने के कारण आधा हो जाता है। जैसे विसर्ग उसके बाद में स है तो इसका विकल्प यही स मान लिया जाता है। इसी प्रकार से विसर्ग उसके बाद में स है तो जो स सामने होगा उसी स को माना जाएगा। इसी प्रकार से विसर्ग उसके बाद में स है तो यह स हो जाएगा। तो जैसे हरि है प्लस सेते, तो विसर्ग है और विसर्ग के बाद में स है तो इसी स का विकल्प आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा हरि सेते। उसके बाद में नि है प्लस संदेह है, तो विसर्ग है नि के आगे, उसके बाद में स है तो इसी का यही विकल्प आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा निसंदेह। ऐसे ही नृपय प्लस षष्ठ है, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में स है तो ये बन जाएगा नृपय षष्ठ। तो दूसरा नियम था सत्व विसर्ग संधि। जो उसके दो नियम थे उनमें से हमने पहला नियम लिखा, यदि विसर्ग के बाद में च आए तो स हो जाता है, ट आए तो स हो जाता है, त आए तो स हो जाता है। फिर इसका दूसरा नियम हमने ये पढ़ा
कि मान लेते हैं कि विसर्ग के बाद में चच है, टट है और तैथ है न आकर यदि स आ जाए तो क्या करें। तो इसका दूसरा नियम हमने ये लिखा, यदि विसर्ग के बाद में स आए तो विकल्प आदेश हो जाता है, यानी जो स होता है उसी स का विकल्प विसर्ग के स्थान पर लिखा जाता है। या यदि ऐसा भी नहीं होता है तो बीच में से धन के निशान को हटा दिया जाता है और जैसा उदाहरण है वैसा का वैसा भी लिख दिया जाता है। अब आगे ऋतु है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का रेफ। ऋतु है विसर्ग संधि यानी विसर्ग का रेफ, यानी रेफ वर्ण। रेफ वर्ण का तात्पर्य होता है रे का आकार। हम रे को अनेक प्रकार से लिखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे और कभी पैंदे वाले अक्षरों में किस प्रकार का सांकेतिक चिन्ह के रूप में लिखते हैं। तो इसी पर आधारित है विसर्ग संधि का जो रेफ वर्ण है या ऋत्व विसर्ग संधि। तो इसके भी दो नियम हैं, उनमें से पहला नियम ए आ को छोड़कर, यानी ए और आ, यानी पहले वाले टुकड़े में ए और आ नहीं होना चाहिए। अन्य स्वर के आगे अन्य कोई भी स्वर हो सकता है, आगे विसर्ग के सामने स्वर एवं व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश होता है। यानी ए आ को छोड़कर अन्य स्वर के आगे विसर्ग के सामने कोई भी स्वर एवं व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश होता है। नियम वही है, यदि विसर्ग के बाद में कोई स्वर आएगा तो रे उसके अंदर समा जाएगा और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग का तो रे बनेगा लेकिन वह आधा हो जाता है और धातु के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मुनि है प्लस इति, तो सबसे पहले विसर्ग के पहले ई, उसके बाद में भी ई, तो विसर्ग का रे हो जाएगा। सामने ई स्वर है तो रे हलंत है, जैसे इसके अंदर ई की मात्रा देंगे तो ये बन जाएगा री, तो ये हो जाएगा मुनि रीति। ऐसे ही देनु है गजती, तो पहले ऊ, उसके बाद में विसर्ग, उसके बाद में गए, तो गए व्यंजन है तो यहाँ विसर्ग का रे हो जाएगा और सामने व्यंजन आने के कारण रे आधा हो जाएगा तो बन जाएगा धेनुर गजती। ऐसे ही बानु है प्लस असो, तो पहले ऊ है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में ऐश्वर है तो विसर्ग का रे हो जाएगा। रे हलंत है लेकिन वो जैसे इसके सामने स्वर ए है इसके अंदर आएगा तो रे का हलंत हट जाएगा और ये बन जाएगा बानुर रसो। तो पहला नियम तो इसका यह है। इसी प्रकार से दूसरा नियम है ऋत्व विसर्ग संधि में अव्यय और ऋकारांत पद के संबोधन में अकार और आकार के सामने भी विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश होता है। ए प्लस व, यानी ए विकारी पद हो जिनको संस्कृत में अव्यय के नाम से जाना जाता है, या ऋकारांत शब्द के संबोधन में अकार और आकार के सामने भी विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश होता है। जैसे पुनः है प्लस अत्र, तो पुनः है पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ए है और उसके आगे भी ए है तो अकारांत पद है और पुनः एक अव्यय पद है तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। रे हलंत है लेकिन सामने अकारांत ए है, ए के कारण ये रे का हलंत हट जाएगा तो पुनर्अत्र या पुनर्त्र। ऐसे ही प्रातः है गजते, तो वही विसर्ग, उसके बाद में गए अकारांत के रूप में तो फिर ये बन जाएगा प्रातः गजते। ऐसे ही पितः है वंदे, तो पितः विसर्ग है उसके पहले ए अकारांत के रूप में और पितः
अव्यय पद के रूप में भी है तो ये हो जाएगा पितरवंदे। तो इस प्रकार से संधि का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है और उसके बाद में जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वाच्य परिवर्तन। धन्यवाद।